हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूं मैं श्री अग्रसेन कन्या विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए बच्चों, आज हम नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का संगठन किस प्रकार का होता है, उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ मुख्य बातों को कि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के संगठन के अंतर्गत देखा था कि जो उसका कोशिकीय आवरण होता है बच्चों, उनका कोशिका आवरण 3 स्तरों का मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, आपको बताया गया था कि जो कोशिका का आवरण होता है किसके अंतर्गत, ध्यान रखना, पिछला बात कर रहे हैं अभी हम, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो आवरण है वह 3 स्तर से मिलकर बना हुआ होता है। आपके बताया था नंबर 1 अवपंक परत, नंबर 2 बताया था आपको कोशिका भित्ति, और नंबर 3 आपको बताया था क्या बच्चों, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो नंबर 3 क्या था बच्चों, कोशिका झिल्ली। तो इस प्रकार से ये 3 स्तर थे। ये मैं आपको क्यों रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। इट मींस जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था और अब हम जो पढ़ रहे हैं उन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। ठीक है, तो वैसे हम अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मध्य एक टेबल, एक सारणी के माध्यम से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी अपन जो मोटा मोटा एक अंतर है वो भी थोड़ा सा ध्यान करते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे वहां जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जीव द्रव्य जो है, उस जीव द्रव्य के अंतर्गत ही हमने कोशिका झिल्ली को रखा था। वैसे 3 स्तर थे बच्चों, लेकिन वह जीवित भाग होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि कोशिका का जो समस्त जीवित भाग होता है वह क्या कहलाता है, जीव द्रव्य होता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को जो है वह जीव द्रव्य में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन यह स्तर का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो देखिए, जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा था, और कोशिका द्रव्य के अंतर्गत हमने बताया था कि उसके अंतर्गत केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं। कुछ सामान्य से कोशिकांग जैसे मीजोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, पॉलीराइबोसोम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ के अंतर्गत कुछ प्लास्टिड्स आदि जो है वो पाए जाते हैं। खनिज लवण एक कोलाइडी रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि उसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत क्या मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक के साथ साथ उसके अंतर्गत कोशिकांग भी नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्य अंतर था जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जो लक्षण थे किसके थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के थे। अब देखिए बच्चों, ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम बात करेंगे क्या, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को लेकर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन से जीवों के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वह प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आपने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 उसके अंतर्गत वर्ग बताए गए हैं। तो उनमें से मैं आपको बता रहा हूं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कौन कौन से प्राणियों के अंतर्गत पाई जाती हैं। नंबर 1 प्रोटिस्टा, नंबर 2 फंगस, फंगस मतलब कवक, और मेटाफाइटा
और मेटाजोआ। मेटाफाइटा और मेटाजोआ मतलब क्या है बच्चों, यहाँ फाइटा, फाइटा मतलब पादप से है। इट मीन्स सभी क्या पादप जो उच्च श्रेणी के पादप हैं वो सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, मेटाफाइटा। इट मीन्स सभी उच्च श्रेणी पादप। ठीक है, तो इट मीन्स प्रोटिस्टा से आगे वाले जो भी पादप वर्ग हैं, ठीक है, उन स्टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी के अंतर्गत कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो ये कौन से हो गए, सभी उच्च श्रेणी के पादप, इट मीन्स मेटाफाइटा, और मेटाजोआ इट मीन्स सभी उच्च श्रेणी के क्या, जंतु। जोआ से मतलब क्या होता है बच्चों, जंतु। ठीक है, तो यहां हमको याद रखने वाली बात क्या हुई कि हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वे कहां पाई जाती हैं, प्रोटिस्टा वर्ग के प्राणी में, फंगस इट मीन्स कवक के अंतर्गत, मेटाफाइटा इट मीन्स उच्च श्रेणी के पादप व जंतुओं के अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब देखिए इनका परास मैंने यहाँ पर बताया है कि इनका लगभग जो है आकार क्या होता है, तो इनका लगभग आकार जो है बच्चों वो बताया गया है आपका 10 to 500 म्यूएम। उस सामान्य कोशिकाओं का, कौन सी यूकैरियोटिक सामान्य कोशिकाओं का जो आकार है वह है 10 to 500 म्यूएम होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम आते हैं कहां पर, कोशिका की संरचना पर। तो देखो बच्चों यहां मैंने ये एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को समझने के लिए एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है, और उस प्लांट सेल के माध्यम से ही हम यहाँ यूकैरियोटिक सेल की संरचना को स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ मैं एक एक करके बात करता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका का आवरण। ठीक है, तो कोशिका का आवरण, ठीक है, तो कोशिका का आवरण जो है बच्चों यहाँ वही बात कि सबसे बाहरी परत के रूप में पाई जाती है क्या, नंबर 1 पर कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है बच्चों, कोशिका भित्ति। ठीक है, इट मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे बाहर एक सख्त आकार के रूप में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति से संबंधित कुछ बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें कि आखिरकार इस कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो देखिए बच्चों याद करो अपना पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी वह कुछ षटकोणीय अष्टकोणीय अर्थात एक मधुमक्खी के छत्ते के समान आकार में की थी, जिनको उन्होंने सेलुला कहा था। तो बच्चों बाद में कहा गया था कि जो ये यहाँ पर जो लाइनें दिखी थी, षटकोणीय संरचना दिखी थी, वह एक्चुअल कंडीशन में उन मृत कोशिकाओं की क्या थी बच्चों, सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल थी। इसलिए कोशिका भित्ति का जो खोज करता है वह किसे माना जाता है बच्चों, रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन हो गए, रॉबर्ट हुक हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं इसकी कि भाई इसकी कोशिका भित्ति की औसत मोटाई क्या होती है। ठीक है, तो देखिए औसत मोटाई, तो कोशिका भित्ति की एक औसत मोटाई जो है वह बताई गई है 0.1 से लेकर 10.0 म्यूएम। ये क्या है, कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिका भित्ति की एक औसत मोटाई है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका भित्ति जो है वह है यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी बच्चों, प्लांट कोशिका या पादप कोशिका का क्या होती है, सबसे बाहरी आवरण होती है। ठीक है, तो सबसे क्या होती है, बाहरी आवरण होती है। और इसका मुख्य और क्या काम है, और इसका मुख्य काम है बच्चों क्या, कि
यह एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होती है तथा इसका अगला जो महत्व है वो क्या है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ मुख्य कोशिका भित्ति के बारे में बताई है। ठीक है, कि इसके खोजकर्ता कौन है, औसत मोटाई क्या है, सबसे बाहरी आवरण होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होती है और यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बात हुई क्या प्लांट सेल के अंतर्गत। देखिए बच्चों, आप कह सकते हैं कि क्या केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्लांट सेल ही होती है? नहीं, कौन एनिमल सेल भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेटाजोआ और मेटाफाइटा। तो हमने यहाँ पादप कोशिका ही क्यों ली? पादप कोशिका इसलिए ली है बच्चों कि जो पादप कोशिका की संरचना होती है उसी के अंतर्गत हम जंतु कोशिका की संरचना को भी पढ़ सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि देखिए बच्चों, जो जंतु कोशिका होती हैं उन जंतु कोशिका के अंतर्गत सेल वॉल जो है वह क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जब हमको प्लांट सेल पढ़नी है और ठीक है, तो प्लांट सेल पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कोशिका भित्ति के बारे में पता चल जाएगा। और प्लांट सेल के अंतर्गत क्या पाई जाती है बच्चों? कोशिका भित्ति के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। अर्थात पादप कोशिका और जंतु दोनों कोशिकाओं के जो लक्षण है वो हमको किस में मिल रहे हैं? प्लांट सेल के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसलिए हम यूकैरियोटिक कोशिका की प्रारूपिक संरचना अर्थात जनरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पादप कोशिका का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आवरण हो गया हमारा क्या? कोशिका भित्ति के बारे में। अब देखिए इसके बारे में और आगे बात करें कोशिका भित्ति की, कि आगे बात आती है कि कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका रासायनिक संगठन, तो देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो सेल वॉल है उसका संगठन होता है क्या? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक आम्ल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक अम्ल, इसके अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन, लिपिड्स, वे कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं बच्चों किसके अंतर्गत? अपनी सेल वॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति का क्या हो गया बच्चों? रासायनिक संगठन हो गया कि किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड व कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कुछ खनिज लवण भी कोशिका भित्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो जल इट मीन्स पानी की जो मात्रा है, प्रतिशतता है, वह पाई जाती है बच्चों कितनी? 30 से 60%। तो 30 से 60% जो है हमारी कोशिका भित्ति के अंतर्गत जल उपस्थित होता है। तो ये हमने कोशिका, कौन सी? यूकैरियोटिक जो कोशिका है उस यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में एक बिंदु अर्थात कोशिका क्या पड़ा है? भित्ति पड़ा है। इसके बाद अगला जो स्तर आता है वह आता है किसका? कोशिका झिल्ली का। तो देखिए बच्चों, डायग्राम की तरफ आप कि डायग्राम में मैंने यहाँ
रेड लाइन से ये जो बता रखा है ये कोशिका भित्ति के निचला स्तर होता है, जो कि किसके रूप में होती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली के रूप में। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो है वह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। ठीक है, तो लगभग कितनी मोटाई होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। और इस कोशिका झिल्ली को कुछ अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, कोशिका झिल्ली के उपनाम। तो उपनाम है जैसे कि जीवद्रव्य कला, इकाई कला, कोशिका झिल्ली तो है ही, कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या हो गया, जीवद्रव्य कला, इकाई कला, इसके अलावा अर्धपारगम झिल्ली, इसके अलावा क्या कहते हैं बच्चों, इसको अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग इसके क्या हो गए, 3 और उपनाम हो गए। क्या क्या बच्चों, जीवद्रव्य कला, इकाई कला और अर्धपारगम झिल्ली। अब बात करते हैं कि यह जो हमारी कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, इट मीन्स इसका संगठन क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली का जो संगठन है बच्चों वह होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली जो है बनी होती है किससे, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट किसे मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी लगभग जो प्रतिशतता है, जैसे कि प्रोटीन जो है 44 से 76% के रूप में देखी जाती है, लिपिड जो है वह 20 से लगभग 53% के रूप में देखी जाती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वह लगभग 1 से 8% के रूप में देखी जाती है। तो यहां हमने कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कि कोशिका का जीवित स्तर होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, जीवित स्तर होता है, उसके बारे में देखा कि उसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसकी मोटाई क्या होती है और इसका संगठन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। इसमें आगे आता है कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण रूप में साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है कोशिका की संरचना में, वो क्या है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो देखिए बच्चों कोशिका द्रव्य इट मीन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, तो देखिए इसको अपन थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों। थोड़ा सा क्या समझना है इसके अंतर्गत, मैं आपको यहां बता रहा हूं कि साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया क्या, पूरा क्या, इस जीवद्रव्य कला के अंदर पाए जाने वाला जो पूरा द्रव है वह क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब यह साइटोप्लाज्म जो है वह एक कॉलाइडी रूप में पाया जाता है, कॉलाइडी क्रिस्टलीकृत रूप में पाया जाता है, कॉलाइडी क्रिस्टलीकृत रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कोशिका द्रव्य जो है वह किस रूप में होता है, कॉलाइडी रूप में होता है, जिसके अंतर्गत यहाँ जो सभी प्रकार के अन्य पदार्थ हैं वे इसके अंतर्गत यूं कह सकते हैं कि घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से भाग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम यूं बात करें कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत घुलित अवस्था में क्या क्या चीज पाई जाती हैं, प्रोटीन, लिपिड,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स, इसके अलावा खनिज लवण, ठीक है, विटामिन्स, खनिज लवण, इसके अलावा अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल के साथ जैसे कि अगर अमीनो अम्ल के अलावा न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जैसे कि क्या आरएनएज पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत घुलनशील एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये बच्चों हमारे कोशिका द्रव्य के अंतर्गत उपस्थित क्या है, पदार्थ हैं जो कि इसके अंतर्गत घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। यूं कह सकते हैं एक तरह से ये कोशिका द्रव्य का निर्जीव हिस्सा है जो जल के अंतर्गत, क्योंकि जल तो इसके अंतर्गत उपस्थित होता ही है, तो जल के अंतर्गत ये घुलित अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और क्या चीज पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर कोशिका द्रव्य के अंतर्गत एक तरह से जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जीवित संरचनाएं। और उन जीवित संरचनाओं को हम कहते हैं क्या? कोशिकांग। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोशिकांग हमारे कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिनको कि हम यहाँ पर एक एक करके कुछ लिख देता हूं। जैसे कि कौन कौन से कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, गॉल्जिकाए, ठीक है, गॉल्जिकाए। गॉल्जिकाए के अलावा इसके अंतर्गत जैसे कि प्लास्टिड हो गया, लवक हो गए, लाइसोसोम, हाँ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, तारककाय, राइबोसोम, तारककाय, ठीक है, आदि कोशिकांग जो है वे हमारे इस कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। तारककाय के अलावा एक और यहाँ आप ये सबसे बड़ी संरचना के रूप में देख रहे हैं, ये होती है बच्चों बड़ी रिक्तका। क्या होती है ये? रिक्तका, जिनको इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई? बड़ी रिक्तका हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांगों के बारे में लिखा है, जिनको कि मैंने यहाँ इस डायग्राम के अंतर्गत व्यक्त भी कर रखा है। जैसे कि देखिए बच्चों, ये आप गोल्जिका देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लास्टिड है बच्चों, लवक है, ठीक है, यहाँ लिख रखा है लवक है। इसके अलावा ये स्मॉल वैक्यूल्स है, ये लार्ज वैक्यूल है, ये टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? टोनोप्लास्ट जो रिक्तका होती है उसका जो बाहरी आवरण या उसकी जो झिल्ली होती है उसको अपन क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये लाइसोसोम है, ठीक है, सेंट्रियोल केंद्रक के समीप होती हैं, सेंट्रोसोम जो है केंद्रक के समीप होती है। इस प्रकार से लगभग मैंने जो है सभी कोशिकांग इस साइटोप्लाज्म के मैंने यहाँ पर व्यक्त किए हुए हैं। इसके बाद कोशिका द्रव्य की जो मुख्य संरचना है वह है क्या? केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक जो है वह पादप कोशिका के अंतर्गत आप लोगों को मालूम होगा कि परिधीय रूप में पाया जाता है, एक तरफ पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है? केंद्रक है, जो कि मध्य में न पाकर कहाँ पाया जा रहा है? साइड में पाया जा रहा है। उसका कारण क्या है कि
कि इन कोशिकाओं के अंतर्गत बड़े आकार की क्या पाई जाती है, रिक्तका पाई जाती है, जिससे कि हमारे जो केंद्रक है वह कैसा हो जाता है, परिधीय हो जाता है। ठीक है, अब ये केंद्रक है, इस केंद्रक से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई है और इसके अंतर्गत और एक सघन भाग पाया जाता है जिससे कि हम क्या कहते हैं बच्चों, केंद्रिका कहते हैं। तो इस प्रकार से एक जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उस यूकैरियोटिक कोशिका की लगभग एक जो प्रारूपिक संरचना है वो यहाँ पर क्लियर होती है। ठीक है, हाँ जी, तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।